40वें दिन में पहुंच चुके लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का कोई पुख्ता इलाज सामने नहीं आया। ऐसे में इसके भय से थम चुकी ट्रेड व इंडस्ट्री की रफ्तार के लिए हर कोई फिक्रमंद हो रहा है, क्योंकि इसके थमने से हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ नेगेटिव में जानी आरंभ हो चुकी है। वहीं देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। ऐसे में अपने लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ जिंदगी को दोबारा रफ्तार देने की सोच लेकर CII, सिसु, UCPMA, निटवियर क्लब जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार रात शहर के ट्रेड व इंडस्ट्री ने जिला पुलिस प्रशासन के साथ वेबिनार से संभावित परिस्थितियों पर चर्चा की। चर्चा में क्या क्या हुआ, आइए जाने CII लुधियाना के चेयरमैन अमित जुनेजा जी से। आइए बात करते हैं चेयरमैन ऑफ CII लुधियाना जोनल से अमित जुनेजा जी से। हेलो सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर, जो कल आपकी मीटिंग हुई है, सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि उसका बेसिक जो मोटिव था वो क्या था उस मीटिंग का? Alka ji, yesterday we had a virtual meeting, video call, जिसमें DC साहब प्रदीप अग्रवाल जी, CP साहब राकेश अग्रवाल जी और महेश खन्ना जी GM DIC लुधियाना, ये लोग प्रेजेंट थे। सो हमारी मीटिंग का बेसिक पर्पस ये रहा था कि पिछले 15-20 दिन में, महीने में जो भी हमारे पास सेंट्रल लेवल से, स्टेट लेवल से नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो वो जो नोटिफिकेशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री के साथ मिलकर उसका कोई सोल्यूशन हमेशा से तय करते आई है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस समय चल रही है, उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच एंड अपलॉडेबल एफर्ट्स हैं कि कोई भी सोल्यूशन निकालने के लिए वो हर तरीके की इंडस्ट्री, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको शामिल करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। सो इस बार क्या हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंडस्ट्री के लिए प्रस्ताव रखा था जिसमें ब्लैंकेट परमिशन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, ताकि थोड़ी सी इकोनॉमी रिवॉल्व करे और जो वर्कर्स आमतौर पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको संभालने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जिसकी वजह से ये एक परमिशन की फॉर्म के अंदर तय किया गया कि इंडस्ट्री को रन करने के लिए परमिशन दे देनी चाहिए। तो इंडस्ट्री को चलाने के पीछे क्या क्या दिक्कतें आई हैं और आगे आने वाले टाइम में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, प्लस क्या प्रोटोकॉल और प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए अंडर द कोविड फ्रेमवर्क, तो ये सारे सिलसिले को डिस्कस करने के लिए इसके अलावा 3-4 और एजेंडा थे। ये जो वीडियो कॉल थी वो रखी गई थी। हाँ जी। तो सर, आपको कोई सोल्यूशन मिल पाया इंडस्ट्रीज के लिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये जो वीडियो कॉल हुई थी CII के माध्यम से हुई थी। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, जो एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक बॉडी के साथ हाथ में हाथ डालकर मिलकर ही चलती है। तो इसमें हमारे साथ साथ CII के साथ साथ बाकी 7-8 एसोसिएशंस और थी, जिसमें FICO, CSU, यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के ऑफिस बेरर्स भी साथ में शामिल थे। मीटिंग जो है तकरीबन 300 लोगों ने अटेंड की। और तो इसमें जो मतलब ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से पार्टिसिपेशन था, स्मॉल, बिग, MSMI, SMME सभी थी इंडस्ट्रीज इसमें शामिल। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज ये हुई कि इस मीटिंग की जो न्यूज थी वो तकरीबन 1500-1600 लोगों तक पहुंच गई थी। सो हमारे पास इस मीटिंग के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ शॉपकीपर्स, प्रोफेशनल्स, CAs, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स, इन सब लोगों ने भी बढ़कर सवाल पूछे DC साहब से। तो सर, आप वर्चुअल कॉलिंग के थ्रू ही कनेक्ट थे सारे? जी हाँ, इट वाज अ वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल पे ही सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। जो मॉडरेशन थी उसमें मेरे साथ साथ राहुल आहूजा जी हैं, जो कि पंजाब के स्टेट चेयर हैं CII के। सो हम दोनों ने मिलकर जितना बढ़कर क्वेश्चन लुधियाना के बिहाफ पे, जोनल के बिहाफ पे पूछ सकते थे वो पूछे। उसके बाद मीटिंग तकरीबन 2 घंटे के लिए चली। और ये 2 घंटे के दौरान तकरीबन 1 घंटा जो बाकी सब लोग 200-250 लोग और थे हमारे एसोसिएशन के अलावा, उन सब लोगों ने DC साहब से, CP साहब से जो भी उनके क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, वो सब क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक तरीके से निकाला गया। तो सर, बेसिक जो था सोल्यूशन क्या निकल के आया है? इंडस्ट्री को जो चलाने के लिए नॉर्म्स हैं उनमें कुछ मतलब लिबरल किए गए हैं वो, कि वैसे ही हैं?
मैम इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट का एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यू पॉइंट है, हाँ जी, दोनों का ही एक ही नजरिया है कि हम किसी भी तरीके से इंडस्ट्री को लिबरलाइज अप्रोच के साथ ना चलाएं। ओके, तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक प्रॉब्लम ही ऐसी है जिसमें अगर एक लिबरल अप्रोच ली गई हाँ और जी, बड़े पैमाने पे जिस समय वर्कर्स सब लोग फैक्ट्री आना शुरू करेंगे हाँ और जी, कोविड के फ्रेमवर्क को गाइडलाइंस को फॉलो ना किया गया तो ये जो बीमारी है ये हाथ से बाहर निकल सकती है। बिल्कुल तो इसका बिल्कुल, जो सोल्यूशन निकाला गया फिलहाल, क्योंकि ये जो मीटिंग रखी गई थी वो परमिशन ओरिएंटेड थी कि परमिशन को अंजाम देने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए डीसी साहब ने जो GMDIC हैं उनको एक सॉफ्ट इंस्ट्रक्शंस पास की हैं, जो ओके, कि इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं आज सुबह से। तो वो जी, इंस्ट्रक्शंस ऐसे थी कि हमारे साथ जो 8-9 एसोसिएशंस और जुड़ी हुई हैं, हाँ जी, सब एसोसिएशंस के ऑफिसेज के अंदर हम लोग एक अंडरटेकिंग के माध्यम से वर्कर्स की डिटेल मंगवा रहे हैं ओके, एंड ब्लैंकेट परमिशन देने की बजाय वर्कर्स और फैक्ट्रीज को बल्क वर्कर पास इशू किया जाएगा। तो ओके, ये बल्क वर्कर पास क्या है कि सपोज कीजिए कि एक फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं, तो एक फैक्ट्री का जो मालिक है वो अपने लेटर हेड के ऊपर एक अंडरटेकिंग देगा कि मैं कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करूंगा और मेरे ये 100 वर्कर्स हैं और उन 100 वर्कर्स की डिटेल मैं पेपर पे लिख रहा हूँ। ओके, वो पेपर जो है वो पेपर एसोसिएशंस के ऑफिसेज के अंदर हम लोग सबमिशन के तौर पे ले रहे हैं और उसमें जो GMDIC का ऑफिस है, जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, हाँ जी, वहां से 3 से लेके 4 उनके जो स्टाफ है वो सबके ऑफिसेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वहीं पे स्टैंप करेंगे ओके, एंड वो पेपर जो है वो पेपर ही एक तरह से बल्क वर्कर पास और परमिशन की फॉर्म के अंदर वापस फैक्ट्री ओनर को दे दिया जाएगा, जिससे कि ये जो पेपर है इसको हर एम्प्लॉय उसकी जो फोटो स्टेट है वो अपने पास रख सकता है ओके, एंड रास्ते में अगर कहीं पर भी उसकी चेकिंग होती है, पुलिस अगर उसको रोकती है तो वो परमिशन के तौर पे उसको दिखा सकता है कि मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। ओके। और तो सर इस तरह हेल्थ, इससे क्या होगा? तो सर जैसे हेल्थ तो इससे मेजर्स होगा है क्या? वो कैसे चेक करोगे? जैसे लेबर अगर अपने घर पे जाता है शाम को, अगर सुबह फिर से वापस आता है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल क्राइटेरिया रखा गया है कि वो अगर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया अगले दिन, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि उससे नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन हो पाएगा? मैम इसमें हर फैक्ट्री को हिदायत दी गई है हाँ जी, और लिखित में है, इसी को हम अंडरटेकिंग बोल रहे हैं, ओके, जिसमें फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर को काम कैसे करना है, हाँ जी, क्योंकि एक रेवोल्यूशनाइज किया गया है कि आगे के समय के लिए हमें वर्कर्स के बीच में 4 से 5 फुट की दूरी मेंटेन रखनी है। ओके, उसके अलावा वर्कर को मास्क डालना है। फैक्ट्री के अंदर जिस समय एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस के समय ही वर्कर को सैनिटाइज किया जाएगा, ओके, जिसके लिए बतौर तरीके से छिड़काव करने की मशीन्स और जो केमिकल है वो रखा गया है। ओके, केमिकल की फॉर्म में दवाई आती है। हम्म, एक कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर से सब लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा ओके, और अगर किसी को भी ऐसा आदेश होता है कि उसको बुखार है या जुकाम है तो उसको फैक्ट्री में काम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ओके, उस केस में जो नियरेस्ट सिविल सर्जन और सिविल हॉस्पिटल अवेलेबल है वहां पे इतला की जाएगी। ओके, जैसे ही उनको इतला जाती है तो वहाँ के हेल्थ ऑफिशियल्स बाय डिफॉल्ट उस वर्कर का सैंपल लेके जाएंगे और उस वर्कर को दोबारा हम एक तरह से आइसोलेशन में डाल देंगे। ओके सर। संदीप सर, तो आपको इसके अलावा भी इसमें सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि 2-4 दिन पहले हमने सुना था जो हौजरी इंडस्ट्री है, आई होप सो कल आपने बोला सारी एसोसिएशन थी तो वो भी होंगी, तो हौजरी इंडस्ट्री वो कहते हैं कि हमारी फैक्ट्रियां 100 गज में है, 200 गज में है और दे आर वर्किंग एज ए हॉरिजॉन्टल, तो उनके वहाँ पे वो कह रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है, मतलब क्योंकि छोटी सी तो फैक्ट्री है, उसमें कहाँ वो 5-5 फुट में खड़ा करेंगे, तो कहाँ वो पॉसिबल होगी, तो उनके लिए भी कोई सोल्यूशन था? सर उसमें ऐसे है कि देखिए इस समय जो डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, हम लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमी एक तरह से बिल्कुल स्थिर खड़ी है। तो इस सिचुएशन के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर केवल 30-35% डिमांड होगी आने वाले कुछ समय के अंदर, किसी फैक्ट्री में 25 है, किसी में 50 भी जा सकती है।
पर ये अंदाजा लिया जा रहा है कि 50% से ऊपर डिमांड कम से कम अगले 4 या 6 महीने में इससे ज्यादा डिमांड पिक नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसमें जो मशीन्स हैं वो आधी ही चल पाएंगी, पूरी नहीं चल पाएंगी। सो हौजरी फैक्ट्री के अंदर या किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे कुछ मशीन्स 2-2 या 3-3 फुट के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे नियम को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एक एक मशीन छोड़कर जो भी वर्कर है वो काम करे। मतलब पहली मशीन पे, फिर तीसरी मशीन पे, फिर 5वीं मशीन पे, इस तरीके से काम करे। ये जो रूल्स सर बनाए जा रहे हैं ये कब से लागू हो रहे हैं? आज से लागू हो गए या ये जैसे प्रोसेस 2-4-5 दिन में अगले फॉलो करते हुए फिर ये लागू होंगे? सर इसका जो फ्रेमवर्क है वो तकरीबन 20 दिन पहले ही बन गया था और 20 दिन पहले GMDIC के ऑफिस के थ्रू परमिशन दी जा रही थी। तो अब ब्लैंकेट परमिशन दी जा रही है, तो उस केस में भी रूल्स जो है वो सेम ही है और जो अंडरटेकिंग लेटर है उसके अंदर ये रूल्स लिखे गए हैं। तो जो अंडरटेकिंग इंडस्ट्रियलिस्ट सर इम्प्लीमेंट कब से हो रहे हैं? नहीं, मेरा पूछने का ये मकसद था कि प्रैक्टिकली लोग जो है वो फैक्ट्रियां या शॉप्स कब से खोल सकते हैं? शॉप्स के लिए डीसी साहब ने एक क्लियर इंडिकेशन दी है कि प्रोटोकॉल और प्रोसेस बैक ऑफिस वर्किंग चल रही है, जिसमें शॉपकीपर्स की जो एसोसिएशन है उनके लोगों के साथ डिस्कशन चल रही है। प्लस इसमें सीपी साहब भी शामिल हैं। अंदाजा ये लिया जा सकता है कि 7 से 11 जैसे एसेंशियल कमोडिटीज के लिए शॉप्स खोल दी गई हैं, उसी तरीके से हो सकता है 11 बजे के बाद जब व्हीकल मूवमेंट अलाउ होगी तो कुछ घंटे के लिए या हफ्ते में कुछ दिनों के लिए इन शॉप्स को परमिशन साथ के साथ देनी शुरू कर देंगे, जिससे ये वाली जो शॉप्स हैं ये भी शुरू हो पाएंगी। ओके, तो सर ये आज से ही इम्प्लीमेंट हो रहा है? नो मैम, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि डीसी साहब ये कह रहे हैं कि इसका जो प्रोटोकॉल और प्रोसेस है उसको बनाया जा रहा है। बट अगर ये प्रोसेस की बात की तो सब लोगों की जो सजेशन थी वो ये थी, काफी लोगों की सजेशन बीच में ये थी कि जैसे 7 से 11 के समय में व्हीकल मूवमेंट अलाउ नहीं है और 7 से 11 के समय सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज ही ओपन हो रही है, तो उसको देखते हुए 11 बजे के बाद व्हीकल मूवमेंट जिस समय अलाउ है उस समय कुछ घंटे के लिए जो शॉप्स कंज्यूमेबल्स, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस एक्सेट्रा जो फैक्ट्री को फीड करती हैं, जो जनरल बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, उन शॉप्स को भी खोल दिया जाए, चाहे कुछ समय के लिए खोले पर खोल दिया जाए। ओके, तो एक सजेस्टिव फॉर्म में एक कॉमन कंसेंसस सब लोगों का बेसिकली ये कंसेंसस ये बना कि हर एक का काम चले, धीरे धीरे उसको ऑनलाइन हर एक की रफ्तार उसको मिल जाए, और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जी हर एक का काम चले। जी तो सर बिल्कुल ठीक है। और स्टैगर्ड फेज में हाँ जी हेलो मैम, जैसे स्टैगर्ड फेज में और सिस्टमैटिक ओपनिंग की तरफ जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, हाँ जी, उसी फॉर्म में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फूक के ही कदम रख रही है। तो कोविड के केसेस पिछले 3 दिनों में काफी बढ़ गए हैं अचानक से, तो ये हर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ऊपर, केसेस को कंट्रोल में भी रखना है और साथ के साथ बिजनेस को भी खोलना है। सो दिस इज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो सर जो आपने ये प्लानिंग की है, ये सारी डिस्कशन हुई है, तो उसमें कुछ रोटेशनल शिफ्ट के बारे में भी डिस्कशन हुई है, जैसे कि जो भी फैक्ट्री वगैरह चलेंगी उनमें रोटेशनल शिफ्ट के बारे में? रिटेनरशिप ऑफ द वर्कर्स, एम्प्लॉइज? हाँ जी, हाँ जी मैम, इसमें 3 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन पहले, एक माइग्रेंट वर्कर्स के ट्रांसपोर्टेशन का NHA द्वारा एक ऑर्डर आ चुका है कि इस समय स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए परमिट की जा रही है। तो उसका एक डीसी साहब के द्वारा उसका भी एक प्रोसेस बनाया जा रहा है एंड आई थिंक उसका बना चुके हैं। तो इसमें डीसी साहब का ये कहना था कि अगर दोनों स्टेट्स परमिट करती हैं, मान लीजिए अगर यूपी के वर्कर्स हैं और पंजाब के वर्कर्स हैं, हाँ जी, तो पंजाब और यूपी दोनों ही स्टेट्स अगर परमिट करेंगी तभी वर्कर यहाँ से वहाँ जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। दूसरी बात, जैसे ही वर्कर यहाँ से वहाँ जाता है तो वो वर्कर को वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ से स्क्रीनिंग करके भेजा जाएगा और वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा। अब इसी को नजर में रखते हुए किसी फैक्ट्री में 50% प्रोडक्शन चलने वाली है, किसी में 35% चलने वाली है, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट एक वर्कर्स के साथ इनकी मिलीजुली नीति बनेगी
कि कितने वर्कर्स के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट अपना काम कर सकता है और कितने वर्कर्स जाना चाहते हैं। ओके। तो ये जो रिटेलरशिप है ये प्योरली एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के ऊपर आ जाती है। इसके ऊपर इसका किसी भी तरीके से कोई कानून के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। ओके सर। सो रिटेलरशिप इज प्योरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। यस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बनते ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं उसको। ओके सर। इन सब के अलावा सर कुछ पर्सनल आप कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई कंक्लूजन मैसेज जो पूरी इस मीटिंग का रहा सारी इंडस्ट्री के लिए या ट्रेड के लिए, कि आप अपनी तरफ से एज ए चेयरमैन लुधियाना, एज ए अमित जुनेजा जी कुछ बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो मैसेज लोगों को? सर, एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का जो रोल चल रहा है ये एप्लॉडेबल है और बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच है इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंडस्ट्री और शहर की तरफ रही है। पुलिस और जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, किसी भी तरीके की धक्काशाही कहीं पर भी नहीं मिल रही है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सारे के सारे दौर में सब लोगों का एक सरकार को देखने का नजरिया वो बदल चुका है। पहले सरकार के बारे में कुछ और सोच होती थी और आज की डेट में सोच बहुत बढ़िया हो चुकी है। इसमें मेरा मैसेज एक जरूर रहेगा कि क्योंकि ब्लैंकेट परमिशन की तरफ अब सारा का सारा देश चल रहा है, मुझे ये लगता है कि जो वायरस को बचाने के लिए जितनी प्रिकॉशंस एक एम्प्लॉयर अपने लेवल पे ले सकता है वो जरूर लेनी चाहिए। अगर एक एम्प्लॉयर अपने लेवल के ऊपर कहीं पर भी कोई लिबरलाइज्ड अप्रोच या कोई ढिलाई बरतता है या कोई लापरवाही बरतता है तो उस केस में केवल उसका नहीं, उसके आसपास या कोई बड़ी बात नहीं है कि इस शहर के अंदर काफी सारे लोग अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो मेरी विनती सब लोगों से और सारे के सारे एम्प्लॉयर्स से प्लस जितने भी समाज के लोग हैं वो यही है कि कामकाज करना, बिजनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना रोजगार नहीं मिल सकता है और सब लोगों का जो घर है वो नहीं चल सकता है। तो जितना अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में सही तरीके से दोबारा से काम करना है और ऐसी समस्या दोबारा से ना आए, तो उस केस में हमें वायरस का ध्यान रखते हुए जितनी प्रिकॉशंस अपने प्रीमाइसेस के अंदर अपने वर्कर्स के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं वो ले लेनी चाहिए। इतना ही कहूँगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। Watch Daily Hiteshi, Voice of Nation.